हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। और हमने पिछली क्लास में मैंने कहा ना, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो पिछली क्लास में क्या डिस्कशन किया था रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से रिवीजन करवाना मेरी मजबूरी है थोड़ी सी। तो पढ़ रहे थे सब बाइनोमियल मॉडल, और बाइनोमियल में सबसे पहला अप्रोच जो कर रहे थे उसका नाम था रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। ठीक, हम ऐसी दुनिया में हैं जहां रिस्क नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए हम वहां रिस्क फ्री रेट यूज करते थे डिस्काउंटिंग करने के लिए। तो बाइनोमियल की जो एजम्पशन थी वो दो एजम्पशन पे काम हो रहा था। कौन कौन सी एजम्पशन थी? दो। पहली एजम्पशन थी कि ओनली टू पॉसिबल प्राइस ऑन मैच्योरिटी, दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं। प्राइस दो वो क्वेश्चन वाला देगा, या सर हमको अगर मान लो ऐसा करना होगा तो दो पॉसिबल प्राइस वो सॉफ्टवेयर में हम डाल देंगे, वो हो जाता दो पॉसिबल प्राइस। मुझे प्रैक्टिकली कैसे बाइनोमियल को यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है, अभी नहीं समझाना है सर जी, मुझे समझाना है आपको एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। पहले वो डिस्कस कर ले, उसके बाद दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद तो दो पॉसिबल प्राइस हो सकती है और रिस्क नाम की चीज नहीं है। दो एजम्पशन से बाइनोमियल का काम होता था। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी में स्पेशली एजम्पशन है कि रिस्क न्यूट्रल है। उसके बाद हमने कहा ठीक है जी, दो पॉसिबल प्राइस हो सकती है, तो वो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी हमको निकालना पड़ता था। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, वो आपको याद होगा। अगर याद नहीं, उसका डेरिवेशन भी समझाया है। अगर सर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालने का और वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालने का भी फॉर्मूला बताया। हालांकि वो फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, हमने लॉजिक के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन का हमने प्रेजेंट वैल्यू ही किया है और कुछ नहीं। और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने क्या किया था सर? प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने डिस्काउंटिंग किया था आरएफ से, बस और कुछ नहीं है। हालांकि हम स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 में करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, आप बिना स्टेप्स के भी सॉल्व कर सकते हैं। सर आज की क्लास का टारगेट क्या है? जो ब्रेक से पहले की जो क्लासेस है उसमें बाइनोमियल ही डिस्कस होगा, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी ही डिस्कशन होगा। और ब्रेक के बाद शायद क्लासेस लंबी जा सकती है, क्योंकि उसमें वो जो दो अप्रोच है ना, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच और एक कौन सा डेल्टा हेजिंग, बाइनोमियल की तीन है। रिस्क न्यूट्रल अभी ब्रेक से पहले जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा हेजिंग और रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस ही नहीं आए हैं तो कम इंपॉर्टेंट है, पर वो ब्रेक के बाद हो जाएगा। इट मीन्स है कि आज की क्लासेस में हमारा कंप्लीट तौर पे बाइनोमियल खत्म हो जाएगा जी। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल, तीन पार्ट है, तीन में से फर्स्ट पार्ट हो चुका है बेसिक, सेकंड पार्ट चल रहा है और उसके बाद थर्ड, तो सेकंड पार्ट और खत्म। बताओ, ऑप्शन खत्म हो जाएगा और ऑप्शन बड़ा मुश्किल माना जाता है। तो सर क्वेश्चन हो जाए क्या? यस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने रिवीजन करके आया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अपनी बुक में जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कीजिए और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल कब किसका? न्यू सिलेबस का, क्योंकि न्यू सिलेबस की क्लासेस है तो न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल। और साथ में प्रैक्टिस मैनुअल आता था ओल्ड सिलेबस में, प्रैक्टिस मैनुअल, उसमें भी यही क्वेश्चन डला हुआ था। तो चलो अच्छी बात है, जरा देखते क्या लिखा है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर। मतलब सर यहाँ गिवन लिखते हुए चले? यस। स्टेप नंबर 1 कुछ है नहीं है, मैं यही लिखते चलता हूं, स्टेप नंबर 1 गिवन, ताकि मुझे आसानी हो क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस दे रखा है साहब, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कितना? 420। करंट मार्केट प्राइस को हम क्या बोलते हैं? एस जीरो भी बोलते हैं कुछ लोग, हम एस बोलेंगे। ठीक है, एस। और एस कितना है? ₹420। ठीक है, पीरियड कितना है? 3 मंथ्स। ठीक है, आर निकालने के मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस,
कितना मैक्सिमम प्राइस है 500 और मिनिमम प्राइस है 400। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं सर? हम यूएस निकाल सकते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 420। सर इसके अलावा हम डीएस भी निकाल सकते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 420। ठीक है, एक बार निकाल ही लेते हैं ना यार। 500 डिवाइडेड बाय 420 1.1904 ले लेता। 400 डिवाइडेड बाय 420 सर 0.9524। सर ये प्रोबेबिलिटी ये जो है ये हमें कितना डिजिट तक लेना चाहिए? वैसे तो 4 डिजिट, पर फिर भी ना जो वैल्यू दिया है वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिया ना तो मैं 4 लूंगा। बात समझो। मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता ना वो ये होता कि यार इधर कितना वैल्यू दिया है पॉइंट के बाद, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, पर अगर वैल्यू कितना दिया पॉइंट के बाद 4 तो आगे से मैं 4 ही लूंगा। अगर ये 2 ही देता तो मैं आगे 2 लेता। ठीक है, जो गिवन है वो कितना पॉइंट के बाद कितना दे रखा, और सर कुछ नहीं दिया तो 4 लेंगे भन्ना भाई, बात खत्म। रिस्क फ्री रेट है 8%, 8% पर एनम, और पीरियड कितना है 3 मंथ्स। तो आर 8%, कुछ लिखा नहीं है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड कुछ भी नहीं लिखा कंपाउंडेड के। तो हम जनरली क्या करते हैं, 8% है तो 3 महीने का कितना हुआ 8 × 3/12, 8 × 3/12, तो वैसे तो 2% हुआ। तो R = 1.02 लिखता, 100% लिखता, पर यहां नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा मैं समझा रहा हूं। What should be the value of 3-month कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकालना है, और कौन सी मॉडल से देखो कितना अच्छा बताया, रिस्क न्यूट्रल मॉडल। रिस्क न्यूट्रल वही जो हम पढ़ा है, और एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया 450, यहां लिख देता एक्सरसाइज प्राइस 450। इसका मतलब सर ये कौन सा ऑप्शन है? सर कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन मतलब एरो इस तरह से 450 से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज, यहां तक ठीक है। ये देखो बेटे ये क्या क्या लिखा है सर, ये क्या दिया है सर, गिवन e पावर 0.02 इज इक्वल टू वैल्यू दे रखा है। सर इसका मतलब ये तो कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का फैक्टर दे रखा है। हाँ, और कितने परसेंट का 2% का, और मुझे 2% है, वैसे तो मैं 1.02 लेता, पर यहां मैं 1.02 नहीं लूंगा। भले यहां कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नीचे फैक्टर दे रखा है। इट मींस हर बात को लफ्जों में कहना जरूरी नहीं है, इंडिकेशन से, इशारों से समझ सकते हो ना यार कि हाँ सर कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां फैक्टर दे रखा। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि भैया सर जी भले ही हमने यहाँ 8% पर एनम कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग नहीं लिखा है, पर ये दिया है ना, तो आप लीजिए, आप लिखिए 1.0202। ठीक है जी, बस तो काम हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर 8 नंबर का आता है तो भाई लॉटरी नहीं लगेगी आपकी। सोचो ना यार क्या है इसमें। चलो तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है सर? स्टेप नंबर 2 में होगा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला पता है? हाँ सर फॉर्मूला पता है, P = R। R की जगह मैं E पावर RT भी लिख सकता हूं, माइनस E पावर RT वही माइनस T U माइनस T। आप R भी लिख सकते हो, पर कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होता ना तो उसको E पावर RT लिखोगे तो ज्यादा अच्छा। और दिया हुआ है शायद 1.0202, 1.0202 माइनस डी कितना है भाई 0.9524, 0.9524 डिवाइडेड बाय 1.1905,
1.1905 माइनस 0.9524 आंसर। सर इसमें तो जो ICAI का सॉल्यूशन आपने दिया हुआ है बुक में, पर उसमें तो प्रेजेंटेशन कुछ और है। बेटे देखो ICAI का प्रेजेंटेशन इसमें कुछ और है, पर ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रेजेंटेशन वही है जो हम करने जा रहे हैं, एक ही प्रेजेंटेशन करेंगे। वो भी मैं समझा सकता हूँ, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना उसी को उठाया, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक। क्योंकि 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया ICAI ने। एक क्वेश्चन अलग है तो हम उस क्वेश्चन पे क्यों फोकस करें, 90% पे करते ना। तो सर 1.1905 माइनस 0.9524 एम प्लस में डाल देते हैं। 1.0202 माइनस 0.9524 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू 0.2844 0.2848 है उसमें, इसमें 44 आ रहा है, चलो ठीक 0.2844। सर उसमें तो 0.2848 आ रहा, चल जाएगा भाई इतना, ठीक ठीक है सर। एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूरा ले रखा है, ठीक। अब स्टेप नंबर 3, हमें क्या करना सर, हम बायनोमियल ट्री बनाएंगे। सर जरूरी है क्या बनाना, जरूरी नहीं है साहब, पर बनाने में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा बना दोगी तो कोई तकलीफ हो रही है क्या आपको, ठीक है। तो बोलो भाई ये वाला अंक लेता। आज प्राइस कितना रुपए है सर, आज प्राइस है 420। प्राइस या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है, कितना कितना हो सकता है, क्या क्या लिखा है, मैक्सिमम 500 500 हो सकता है, 400 हो सकता है, ठीक। प्रोबेबिलिटी आपने निकाला, यहाँ का कितना निकला 0.2844, 1 माइनस 0.2844, 1 माइनस 0.2844 तो 0.7156। अभी क्या निकालना है, CU CT। और मैंने कहा बच्चे क्या गलती करेंगे, गलती क्या करेंगे, 80 रुपए लिख देंगे, 500 माइनस 420, और मैंने कहा बस यही गलती मत करना, एक्सरसाइज प्राइस तो 450 है। अच्छा सर तो यहाँ क्या जाएगा 50 और यहाँ क्या जाएगा 0, ठीक है सर। अब कहाँ पे आ जाते, अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 4। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन C0, तो C0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना चाहिए आपको, C0 इज इक्वल CUP प्लस CD 1 माइनस P डिवाइडेड बाय कैपिटल R भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ E पावर RT लिखूंगा जो ICAI करता है, ठीक है सर। सर इन्होंने तो सजेस्टेड में फॉर्मूला नहीं लिखा, मत लिखने दो ना यार, हम अपना काम करें, ठीक है सर। तो यहाँ जाएगा सर 50 इंटू 0.2844 प्लस 0 इंटू 0.7156 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट क्या है 0202 है ना, 0202, तो फाइनल आंसर है 50 इंटू 0.2844 डिवाइडेड बाय 1.0202। आंसर अगर 13.94, उनका 96 आ रहा है, चल जाएगा 13.94, ठीक है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ICAI ने 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दिया, जो आपने एक आध पेज लगा दिया, नंबर भी देखो 8 नंबर का। दूसरी बात, ये क्वेश्चन खत्म कर दिया लेकिन आगे वाले क्वेश्चन खत्म नहीं किया होगा ऐसा, ठीक है जी। कैसा लगा क्वेश्चन, बेहतरीन से। चले जी आगे और एक क्वेश्चन उठाते, क्वेश्चन नंबर 9।
खास बात यह है कि ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में डला हुआ था ओल्ड सिलेबस का। जब न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल आया तो ये क्वेश्चन भी चुनकर इसमें डाल दिया गया, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसको भी मुझे ही करवाना होगा। देखते हैं क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। स्टार्ट करते एक बार पढ़। लिखा है सुमाना वांटेड टू बाय शेयर ऑफ EIL which has a range of 411 to 592, 411 और 592। तो सर ये मिनिमम प्राइस हो गया और ये मैक्सिमम प्राइस हो गया। और कब की बात है? बोले 1 महीने बाद। तो पीरियड कितना हो गया? टोटल 1 मंथ हो गया। ठीक है यहां तक? ठीक है। द प्रेजेंट प्राइस पर शेयर, तो 421 दिया है, तो इससे यू निकल जाएगा, इससे डी भी निकल जाएगा। हर ब्रोकर, अब यहां से यहां कंफ्यूजन है, हर ब्रोकर इन्फॉर्म हर दैट द प्राइस ऑफ दिस शेयर कैन श्योर, ये श्योर है, श्योर अप टू 522 विद इन अ मंथ। तो जो ब्रोकर है ना, किसका? सुमाना। जो ब्रोकर है वो क्या कह रहा है? ब्रोकर ये कह रहा है कि जी ऐसा है सुमाना जी, जो प्राइस है वो ऐसा लगता है कि 522 तक जाएगा, 522। तो क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, आपको ऐसा लग रहा है, पक्का है 522 विद इन अ मंथ, उससे ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो दैट सी शुड बाय अ 1 मंथ कॉल। 1 मंथ कॉल इंपॉर्टेंट है, 1 मंथ कॉल खरीदने को तैयार हो गए। और क्या लिखा? इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल। बोले कॉल खरीदना है, कॉल ऑप्शन खरीदना है, पर कॉल ऑप्शन खरीदेंगे कब? बोले जब शेयर का प्राइस ज्यादा होगा, या कम से कम कितना होगा? 522। दिस इज इंपॉर्टेंट। शेयर का प्राइस 522 या उससे ज्यादा है, तभी हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम? इसलिए तो सोच रहे हैं कि यार एक्सरसाइज प्राइस क्या होता था, कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस क्या होता था? सर कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस होता था कि शेयर का प्राइस दिस एक्सरसाइज प्राइस या उससे ज्यादा होना चाहिए ना, तभी कम से कम उतना, हालांकि प्रीमियम जाएगा और उससे ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इट मींस ये 522 है क्या, बस ये डिसाइड करना। द एश्योरेंस ऑफ विच कुड नॉट बी गिवन बाय हर ब्रोकर। बोले 522 या उससे ज्यादा होना चाहिए, इनका ये कहना। मैं कॉल ऑप्शन तभी खरीदूंगी जब शेयर का प्राइस ज्यादा होगा या कम से कम 522 होगा। मैक्सिमम प्राइस तो हमको मालूम है 592 और फॉरवर्ड, ये 522 है कौन, क्या प्राइस क्या है एक्चुअल में, ठीक है, मालूम है। अगर मेरी नजरों से देखो तो एक ही प्राइस दिखाई दे रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस। क्या हमें मिनिमम प्राइस मालूम है? हाँ। क्या हमें मैक्सिमम प्राइस मालूम है? हाँ। तो एक ही तो बच्चा एक्सरसाइज प्राइस, और यहां की लैंग्वेज से ऐसे ही लग रहा कि यार 522 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो एक्सरसाइज प्राइस। पर आगे एक्सरसाइज प्राइस देगा तो अलग बात है। Though she understands the uncertainty of the market, she wants to know the probability. Probability पता करना चाहते हैं of attaining the price of rupees 592। तो देखो यहां भी बोला 592 होने की प्रोबेबिलिटी। 592 ये नहीं है, 592 ये है। मतलब प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हैं मैक्सिमम प्राइस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर प्राइस, ठीक है। सो दैट बाइंग अ 1 मंथ, ताकि वो 1 मंथ कॉल ऑप्शन खरीद सके एट द एग्जीक्यूशन प्राइस 522 इज जस्टिफाइड। सर फिर क्या बोला एग्जीक्यूशन? बेटे ये एक्सरसाइज प्राइस है, वो पता करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। एडवाइस देना है उसको, एडवाइस क्या देना पता नहीं, एडवाइस देना है बोलता है, ठीक है। टेक द रिस्क फ्री इंटरेस्ट टू बी 3.6% एंड उसका वैल्यू दे रखा 1.037। पहला क्वेश्चन मेरे भी मन में, आपके भी मन में, क्या हमें कॉल ऑप्शन का वैल्यू पूछा है? कॉल ऑप्शन का वैल्यू नहीं पूछा साहब, कहीं भी कॉल ऑप्शन का वैल्यू नहीं पूछा, दिख रहा है आपको? ठीक है सर, कॉल ऑप्शन का वैल्यू नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी। मतलब सर सीधी सी बात है, सिर्फ आपसे रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी पूछा, ना तो ये पूछा ना तो ये पूछा। फिर भी अगर आपको जबरदस्ती मेहनत करनी है तो अलग मैटर, प्रोबेबिलिटी भर पूछा है।
तो सर क्या करें, फिर प्रोबेबिलिटी निकालते, क्यों जमाने भर का टेंशन ले यार। ठीक है, अगर वो सर कॉल ऑप्शन का वैल्यू पूछता तो हमको मालूम है एक्सरसाइज प्राइस ये है, तो फिर हम बाइनोमियल ट्री वगैरह, यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछा, तो एक बार हम करने की कोशिश करते। सबसे पहले गिवन तो लिख देते, मतलब 2 स्टेप्स में काम हो जाएगा कि यस। गिवन, तो एस दिया है क्या, यस। ठीक है सर, क्या हम यू निकाल सकते हैं, यस। 592 डिवाइडेड बाय 421, क्या डी भी निकाल सकते हैं, यस। 411 डिवाइडेड बाय 421, क्या आर भी निकाल सकते हैं, देख लेते हैं आर का, ले निकाल। 592 डिवाइडेड बाय 421, तो अब यहाँ कितना डिजिट लिखना पड़ेगा, तो चेक करो कहीं वैल्यू दिया हुआ है कि ई का, यस। यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिख रहा है, सर 3 ही दिख रहा है, तो मैं यहाँ 3 ही वैल्यू लूंगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। तो सर ये अब क्या ले ले, 1 नहीं सॉरी ये निकला है ना, 1.407 ले ले सर, 4061 है, 406 ले लेते, 411 डिवाइडेड बाय 421, तो सर यहाँ ले लेते हैं 0.976 ले लेते हैं। अब बचा आर, और आर में दिक्कत है, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, तो ये दिया बेटे, अब ध्यान देना, ये दिया 3.6%, और 3.6% के साथ कुछ नहीं लिखा कि पर एनम है कि नहीं है। हम कब का निकाल रहे हैं, हम 1 मंथ का ही निकाल रहे हैं, 1 महीने बाद का, तो 3.6% के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या हमें इसे पर एनम लेना चाहिए, यस। याद रखना पूरे एसएफएम में अगर परसेंटेज के साथ कुछ नहीं लिखा है तो हम पर एनम लेते ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ की बात नहीं है, आगे डेरिवेटिव में, आगे फॉरेक्स में भी मैं ये बात बार बार बोलूंगा, कुछ नहीं भी लिखा है तो पर एनम। तो उस हिसाब से अगर मैं लेता यहां, तो मैं क्या करता, 3.6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 ऐसे ले लेता। ठीक, ओके। और उसके बाद फिर सोचता, पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सुनना ध्यान से, यहां इन्होंने 3.6 लिया है, और इंस्टीट्यूट ने 3.6 को 1 महीने का रेट माना है। बोले इसको आप मंथली मत करो, ये 1 मंथ का ही रेट है, और इसके हिसाब से इन्होंने कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का फैक्टर भी दे दिया। क्योंकि ये कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का फैक्टर दिया है, तो हो सकता है कि मैं इसको 1 मंथ का मान लूं कि यार 1 मंथ का उसने निकाला नहीं है। जैसे पिछला क्वेश्चन देखो, कहां गया भाई, कहां गया पिछला क्वेश्चन, ये देखो, यहाँ 8% रेट दिया है, हालांकि इसमें पर एनम लिखा है, पर एनम नहीं भी लिखा रहता तो मैं इसको पर एनम मानता। 100% आपको भी मानना, हल्के में मत लेना इस बात को। पर यहां उन्होंने देखो यहाँ कितने परसेंट का दिया है, अगर 8% के साथ कुछ नहीं लिखा रहता और यहाँ वैल्यू ई 0.08 देता तो फिर शायद मुझको इसको भी 3 महीने का मानना पड़ता, लेकिन यहाँ 3 महीने का उसने निकाल कर वैल्यू दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन की बात करो, इस क्वेश्चन में 3.60% लिखा है, वैसे मैं इसको पर एनम ही मानूंगा और मैं 1 मंथ का निकालूंगा, लेकिन जैसे यहाँ वैल्यू देखा तो मुझे ऐसा लगा यार ये वैल्यू दे दिया है, मतलब ये ही आपको उठाकर लेना, मतलब ये जो रेट है ये 1 मंथ का ही। ठीक है, इसलिए मैं इसको 1 मंथ का मान रहा हूं। ठीक है, इट मीन सर ये गलत है क्या, ये गलत है, हमें ये नहीं लेना, हमें दिया है E 0.036 इज इक्वल, और दिया 1.037, 1.037, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो
तो सर अब हम क्या करें, अब हम एक्सरसाइज प्राइस लिख ले की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछा तो क्यों हम जबरदस्ती काम करें। स्टेप नंबर 2 करते हैं, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपके पास है ही, क्या कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है, यस, e पावर RT माइनस D डिवाइडेड बाय U माइनस D। ठीक है, ठीक है सर। तो P इज इक्वल टू 1.037 माइनस 0.976 डिवाइडेड बाय 1.406 माइनस 0.976। 1.406 माइनस 0.976 एम प्लस में डाला, 1.037 माइनस 0.976 डिवाइडेड बाय एम इक्वल टू, तो ये आ गया 0.1419 या 18 ले लो, क्या फर्क पड़ता। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था प्रोबेबिलिटी। तो 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस, ये दिख रहा, मैं लिख दूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस इज 0.141। अब इस क्वेश्चन में ना एक शब्द और लिखा जिसपे मुझे बच्चों ने परेशान किया था, और लिखा एडवाइजर। भाई साहब एडवाइस कैसे करो, कहीं लिखा है ना ये शब्द एडवाइस, एडवाइजर। अब समस्या इन शब्दों पे, एडवाइजर लिखा है ना सर, कुछ एडवाइस तो करो उसको। भाई एडवाइस कर सकता था जब मैं वैल्यू निकालता कॉल ऑप्शन की, और मुझे प्रीमियम का अमाउंट दिया रहता तो मैं एडवाइस करता कि हाँ जी ऑप्शन खरीदना है कि नहीं खरीदना। यहाँ एडवाइजर लिखा तो यहाँ कोई भी एडवाइस नहीं कर सकता, और इंस्टीट्यूट ने भी नहीं कर रखा। तो आप भी मत करो, जबरदस्ती दिमाग मत चलाना, ठीक है, हो ही नहीं सकता है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सर होमवर्क दे दीजिए, कितने अच्छे बच्चे हो आप। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बना के लाना है, किसी भी हालत में करना, घर घर में ही बैठे हो आप, एटलीस्ट क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क कर देना बच्चों, बस इतना सा। या क्लास रोक के कर लो क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिकॉर्डेड क्लासेस में यही फायदा है बस। तो अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े, यस, और अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है सर, समझाइए। पानी पी लूं यार सबसे अच्छा। कर लो जब तक क्वेश्चन नंबर 10, टाइम है आपके पास। हाँ जी, तैयार हो गया। चलो जी, अब सुनो 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 सुनो, अब काम की चीज है। टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल, बाइनोमियल मॉडल में हम क्या कहते थे, बाइनोमियल मॉडल में हम ये कहते थे कि यहां लिखा मैंने शेयर का प्राइस,
सर शेयर का प्राइस आज कितना है, यहाँ प्राइस है पूरे, सर आज है 500 रुपए और यह है टाइम, और मैच्योरिटी टाइम कितना है 3 महीने, ये 3 महीने हो गए। तो 3 महीने बाद शेयर का प्राइस या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। इट मीन्स हम कहते थे या तो 600 हो सकता है या तो 400 हो सकता है, यही बोलते थे। मैच्योरिटी को बाइनोमियल का यही एजम्पशन है कि साहब आज 500 जो प्राइस है 3 महीने बाद 600 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। हालांकि ये इतना बेकार एजम्पशन है, इसको तो हम नहीं मानते पर हमें मानना पड़ रहा है। ठीक है सर। हालांकि प्राइस यहां अनलिमिटेड हो सकते, बहुत सारे, कितने प्राइस हो सकते, बहुत सारे हो सकते। उसके लिए कौन सा मॉडल पढ़ना, बीएसएम। पर बाइनोमियल ने थोड़ा सा सुधार किया, बोले देखो ये तो यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है जरा बताओ। सर अमेरिकन ऑप्शन वो होता है जिसको आप मैच्योरिटी से पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कभी भी, 1 दिन बाद भी, 2 दिन बाद भी, 3 दिन बाद भी। ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड टोटल कितना है, मान लो ये पीरियड है 6 महीने, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम 3 महीने में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और 6 महीने में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब क्या करोगे बाइनोमियल मॉडल, आप बोल रहे हो कि मैच्योरिटी को 2 पॉसिबल प्राइस है, मान लो हमें 3 महीने में एक्सरसाइज करना है, तो बोले फिर एक काम करो, फिर बोले ऐसे बनेगा कि यहां 2 प्राइस हो सकते हैं और फिर यहां से भी 2 प्राइस हो सकते हैं। मतलब सर बोले देखो अगर आप 3 महीने की, तो बाइनोमियल का मतलब ही है कि 2 प्राइस हो सकते हैं। तो बोले फिर यहां मान के चलो कि यहां कितना हो सकता है, यहां 600 हो सकता है, यहां 400 हो सकता है, फिर यहां 2 प्राइस हो सकते हैं। अगर 600 हुआ तो आगे 2 प्राइस, 400 हुआ तो आगे 2 प्राइस। सर तो इसको क्या नाम दिया, बोले ये है एक पीरियड और ये है दूसरा पीरियड, और इसको उन्होंने नाम दे दिया 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लो। अमेरिकन ऑप्शन में ज्यादा दिक्कत है, अमेरिकन ऑप्शन में बीच में भी तो ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर बीच में ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है तो आप कह रहे हो कि मैच्योरिटी पे 2 पॉसिबल प्राइस है, मैच्योरिटी की बात क्यों, हम तो बीच में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं ना कभी भी। तो बोले ठीक है यहां, तो बोले यहां भी 2 पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं। तो हमें यहां का भी आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शन देखना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा, धीरे से समझाऊंगा। ठीक है सर 3 महीने में क्यों, हम तो 1.5 महीने में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हो, तो फिर उस हिसाब से उसका नाम हो जाएगा 3 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। सर हम 4 बार भी तो एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं ना, तो फिर मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल। हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। पूरा पीरियड कितना है 6 महीने, उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, 3 महीने 6 महीने। 3 महीने में भी एक्सरसाइज हो सकता है, 6 महीने में भी एक्सरसाइज हो सकता है। ठीक है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने कभी कभी 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल बोला और यूरोपियन ऑप्शन की बात किया। खैर मैं अब वो एग्जाम्पल के साथ में समझा। सर करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है बच्चे, करना तो हमें वैल्यू ऑफ कॉल ही निकालना, C0 या वैल्यू ऑफ पुट ही निकालना, P0 निकालना, करना कुछ नहीं। पर नाम क्या हो गया 2 पीरियड बाइनोमियल। सर 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल का मतलब समझ गए कि जो टोटल पीरियड है उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। पर इसके बाद काम क्या करना, क्या वो हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। यस ध्यान से करना क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर अक्सर आए हुए अभी अटेम्प्ट्स। तो एक क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे बात करेंगे, बहुत धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है जी, आराम से सुनते जाना मेरी बात को। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते। द स्टॉक ऑफ अ कंपनी इज करेंटली कोटेड इन द मार्केट एट ₹150। मतलब सर एस दिया हुआ है क्या, यस यहां लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। एस कितना दिया है ₹150। इस एग्जाम्पल को समझ लिया ना तो क्वेश्चन आपसे यूं बन जाएगी। उसके बाद भले ही ब्रेक दे दूंगा पर टाइम लगा दो, इसको समझने में टाइम लगा दो। इस एग्जाम्पल को करके 2-3 क्वेश्चन 2 पीरियड खत्म करेंगे और ब्रेक ले लेंगे। एक्सरसाइज प्राइस है 150। ठीक, द प्राइस ऑफ स्टॉक इज गो अप आर डाउन बाय 10% इन द नेक्स्ट 1 ईयर एंड बाय 15% इन द सेकेंड ईयर। बाप रे बाप, क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है कि यार जो टोटल पीरियड है वो 2 साल का है। वो समझाने की कोशिश कर, टोटल पीरियड 2 साल का है
बोले 1 साल बाद जो स्टॉक का प्राइस अभी 150 रुपए दिख रहा है वो 10% से ऊपर भी हो सकता है, 10% से नीचे भी हो सकता है। और उसके 1 साल बाद, बोले उसके 1 साल बाद 10% से नहीं 15% से अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ठीक, देखते हैं भाई क्या रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है, 6%। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इज 6%। ठीक है। रिक्वायर्ड यूजिंग 2 स्टेप बाइनोमियल मॉडल फाइंड आउट द प्राइस ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये, 2 ईयर अमेरिकन 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 अमेरिकन। सर अगर यूरोपियन शब्द आ सकता, इसमें तो आ ही नहीं सकता, मतलब आया हुआ है ना बच्चे। वैसे तो ये अमेरिकन के लिए ही बना, अमेरिकन ऑप्शन के लिए ही बना है 2 पीरियड, पर इंस्टीट्यूट का क्या कहना, उसने तो यूरोपियन भी बोल दिया। बोले यूरोपियन से करके बताओ, चलो मैं दोनों से करके सिखाऊंगा। अमेरिकन पुट ऑप्शन ऑन द कंपनी स्टॉक विथ स्ट्राइक प्राइस कितना, 170। और कौन सा ऑप्शन है, पुट, मतलब कम होगा तो एक्सरसाइज। कैसे पता लग रहा है कि 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल, ऊपर से, अगर यहां नहीं भी बोलता, ऊपर से दिख रहा है कि पहले साल में बढ़ेगा कम होगा, दूसरे साल में फिर बढ़ेगा कम होगा, वहां से समझ में आ रहा है कि 2 पीरियड है। तो सर इसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे, गिवन करके करेंगे कि नहीं? सबसे पहला काम होगा, जब भी 2 पीरियड आएगा आपको बाइनोमियल ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे साथ साथ बनाना बाइनोमियल ट्री। ठीक है जी, तो अब पहला काम आपको बाइनोमियल ट्री ही बनाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सर इसको अमेरिकन मान के समझा रहे कि नहीं? पहले मैं यूरोपियन मान के समझाऊंगा, यूरोपियन, और फिर बात करूंगा अमेरिकन, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने यूरोपियन ऑप्शन में भी 2 पीरियड मान लिया। तो फिर मैं पहले एक अमेरिकन का क्वेश्चन करवाऊं, फिर यूरोपियन का क्वेश्चन करवाऊं? नहीं, तो इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, एज्यूम। हालांकि उसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा कि अमेरिकन है, पर मैं यूरोपियन वाला भी आपको समझा देता हूं। तो मैं क्या करूं, एज्यूम। ऑप्शन इज यूरोपियन। ठीक है, ठीक है। और स्टेप नंबर 1, में सबसे पहले बाइनोमियल ट्री ही बनानी है, चाहे अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन। चलो बाइनोमियल ट्री बनाते हैं। ओहो, एग्जाम्पल तो मेरे पास नहीं है, कोई बात। कितना है प्राइस, 150, पहले 10% से ऊपर, फिर 15% से। $150, 10% से ऊपर जाएगा तो 150 प्लस 10%, 165, और 150 माइनस 10%, 135। ठीक है, ये कब की बात है, बोले ईयर 1, फर्स्ट ईयर। और बोले सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर तक पहुंच गया, बोले सेकेंड ईयर में 15% से ऊपर नीचे, और 15% इसका नहीं, 15% यहां जो पहुंचेगा उसका 15%। यहां तक बात समझ? सर ऐसा कहां लिखा, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा ही मानेंगे पूरे। ठीक है, जहां पहुंचे वहां से 15% अप डाउन। ठीक है सर, तो फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%। देखते हैं 165 प्लस 15%, तो सर ये आ गया 189.75, 165 माइनस 15%, 140.25। जनरली अगर ये 10% से बोलता और अगले साल भी 10% से बढ़ता ना, तो ये 140.25 ही आ जाता। मेरी बात समझ रहा?
अगर आगे ये 10 से बढ़ा और अगले साल भी 10% से ही बढ़ता तो इसका डाउन और इसका एक जैसा होता। सर क्या कहना क्या चाहते? कुछ नहीं कहना चाहता, आगे समझ में आएगा। अभी तो सर 2 एरो यहां भी खींच लेते हैं क्या? यस, एक काम ये ठीक है, ठीक है सर। 135 प्लस 15%, तो सर ये आ गया 155.25 है वो, ठीक है। 135 माइनस 15%, तो सर ये आ गया 114.7। कभी बाइनो में ये कब का है? ये सर सेकेंड ईयर का। कभी आपने जब आप शायद ओल्ड सिलेबस एक होता था मालूम है, डिसीजन ट्री ये इंटर में कैपिटल बस्टिंग जिन्होंने, या फिर आपने उसमें तो किया होगा यार, कहाँ था? ऑपरेटिंग रिसर्च, क्यूटी बोलते थे, कॉस्टिंग में क्यूटी, अब पता नहीं होता है कि नहीं, उसमें था ये। खैर क्या करना, हम तो कर रहे हैं सर। इसके बाद क्या करना है, क्या लिखना है? इसके बाद भाई हमें प्रोबेबिलिटी, अब मालूम है इनका नाम दे देते हैं, इनका नामकरण कर दे। यस, नोड बोला जाता है इनको, नोड बोला जाता, नोट। इसको सर नोड 1 बोलते, इसको N1 बोल सकते हैं, नोड 1। इसको नोड 2, इसको नोड 3, इसको भी नाम दे सकते, पर अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सर क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कब की? यहाँ की तो निकालना है, साथ में नोड 1 के लिए तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, नोड 2 के लिए भी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, नोड 3 के लिए भी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। और सर इधर के नोड के लिए इधर आगे तो गया नहीं है ना, तो जरूरत ही नहीं, कोई 3 पीरियड थोड़ी नहीं पढ़ रहा है, इसलिए मैंने यहीं तक नोड 3 तक ही बोला है। बात समझना, अगर आगे भी ऐसा लिखा रहता तो फिर मैं यहाँ नोड 4 लिखता, नोड 5 लिखता, नोड, और सबके लिए प्रोबेबिलिटी निकालता। अभी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है नोड 1 के लिए, नोड 2 के लिए, नोड 3 के लिए। जनरली प्रोबेबिलिटी एक जैसी ही होती है, मेरी बात समझना। जो प्रोबेबिलिटी यहां निकलती वही प्रोबेबिलिटी यहां निकलती है, वही प्रोबेबिलिटी यहां निकलती। अगर ऐसा लिखा रहता कि पहले साल 10% से अप डाउन होगा और दूसरे साल भी 10% से अप डाउन होगा, अगर परसेंटेज एक जैसा रहता तो प्रोबेबिलिटी भी एक जैसी निकलती। पर इस क्वेश्चन में ये जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल बनाया गया है ना, क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन में रेट एक ही होता है, पर इसमें मुझे बहुत कुछ समझाना है, इसी वजह से ये काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक ही बार प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है सर। तो यहां हो जाए, यस। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मुझे यू डी वगैरह चाहिए। यहां तो कुछ यू, देखो पहले साल 10% से ऊपर 1.10, 10% से कम 0.90, वो तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा ना यार हम लोगों को। हम, हाँ सर ठीक है, तो सर करें क्या? यस, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 2, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, P इज इक्वल R माइनस डी, U माइनस डी। सबसे पहले किसके लिए करते सर? सबसे पहले नोड ए की बात कर लेते हैं। नोड ए लिखा कि नोड 1 लिखा? नोड 1, नोड 1 की बात करते। P इज इक्वल टू R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 6%, मतलब 1.06। और 10% से डाउन होगा मतलब 0.90। इसको मुझे डी निकालने की जरूरत नहीं, वो तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। और सर 10% से बढ़ेगा मतलब 1.10 और 0.90, ठीक है जी। तो 1.10 माइनस 0.9, 1.06 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू 0.8।
तो नोड 1 का तो काम हो गया। तो सर यहाँ आ जाएगा 0.80 और यहाँ आ गया 0.20। अब सर नोड 2 के लिए अब की बार 15% से अप 15% से डाउन, और ये भी 15% से अप 15% से डाउन। तो इस यहाँ के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ के लिए भी वही प्रोबेबिलिटी आएगी। हाँ भाई, अब बात किसकी करेंगे हम लोग? नोड 2 एंड 3। P is equal to 1.06 0.80 हो जाएगा। 15% 0.85 होगा भाई। 0.85 कैसे आया, समझ में आ रहा ना? डिवाइडेड बाय 1.15 माइनस 0.85। 1.15 माइनस 0.85 एम प्लस में डाल दिया। 1.06 माइनस 0.85 डिवाइडेड में एम आर सी इक्वल टू 0.70। तो 0.70, 0.30, 0.70 और 0.30। ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? पुट। और एक्सरसाइज प्राइस क्या है? तो एक्सरसाइज प्राइस है 170। एक्सरसाइज प्राइस है 170 से कम होगा तो एक्सरसाइज। ठीक है। तो सर अब नामकरण कर दे क्या? यस सर, यहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, यहाँ होगा। इसको पीयू बोलते, इसको पीयू होता ना, ऐसा पीयू भी तो हो सकता है। तो सर इसको पीयू, तो इसको क्या बोल सकते हैं? पीयू। सर अजीब सा नाम लग रहा है, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले पे मत जाओ, आप कॉन्सेप्ट पे, आप पे ऑफ पे चले जाओ, ज्यादा अच्छा। तो सर फिर भी मैं, ये पीयू है तो ये पीयू हो जाएगा, ये पीडी है तो ये क्या हो जाएगा? पीडीडी। बाकी आप नाम ऐसे ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। ओके, तो मैं पे ऑफ लिख रहा हूं, पीयू। क्या कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन यहां एक्सरसाइज होगा? नहीं सर, नहीं, 0। क्या पुट ऑप्शन यहां एक्सरसाइज होगा? इसको क्या नाम दूं सर? पी यू और फिर क्या हो गया? डी, PUD। ऐसा भी कोई नाम होता है कि 170? ऐसा नाम नहीं है मानो, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लिख सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन में लिखा है इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही, इसलिए ऐसा लिखो 170 माइनस 140.25। तो सर ये आ गया 29.75। ठीक सर, PDU, P डाउन हुआ फिर अप हुआ, 170 माइनस 155.25। सर ये आ गया 14.75। और यहां की बात करो 170 माइनस 114.75। PDD 55.25। ठीक है, हाँ बोलो। यहां तक लिख लिया साहब? हाँ सर। अब बताओ यूरोपियन ऑप्शन मैच्योरिटी, यूरोपियन ऑप्शन में मान के चलो एजम्पशन है यूरोपियन ऑप्शन। क्या यूरोपियन ऑप्शन पीरियड कितना है? 2 साल। क्या 2 साल बाद एक्सरसाइज हो सकता है? यस। क्या 1 साल में भी एक्सरसाइज हो सकता है? बीच में नहीं हो सकता। और फिर मुझे वैल्यू अल्टीमेटली कहां की निकालनी है? नोड 1 की, ये वैल्यू निकालनी है, बस बात खत्म। पर सुनो बच्चों, 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल में हमें यहां भी ऑप्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा।
ऑप्शन का वैल्यू यहाँ के लिए भी निकालना पड़ेगा। ICAI का प्रेजेंटेशन ऐसे ही है। वैसे तो यूरोपियन होता, अमेरिकन होता तो मैं यहाँ का वैल्यू निकालता, अमेरिकन होता तो मुझे यहाँ भी चेक करना पड़ता ना कि यहाँ भी एक्सरसाइज होगा। पर यूरोपियन ऑप्शन में आप बीच में एक्सरसाइज भले ही नहीं कर सकते, पर यहाँ का वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 0 इंटू 0.7, 29.75 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.06, प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल रहा हूं। और यहां की बात करो 14.75 इंटू 0.7, हाँ बोलो 55.25 का भी पे ऑफ हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 और उसका प्रेजेंट वैल्यू यहां तक के लिए, और फिर यहां जो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू यहां के लिए। इट मीन सर हमें 2 बार डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। यस, पहले 2 साल से 1 साल और फिर 1 साल से आज, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है सर, तो निकाले क्या? यस, मैं सीधा कर रहा हूं पॉइंट नंबर। स्टेप नंबर कौन सा होगा सर? सर स्टेप नंबर 1 में कर लिया, स्टेप नंबर 2 में शायद आपने प्रोबेबिलिटी निकाला था शायद। प्रोबेबिलिटी इधर निकला है क्या? बड़े सारे पेज ले लिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। सर फॉर्मूला लिखना है क्या? मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा, बस अलग अलग नोट के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले किस नोट के लिए हम निकालें? सबसे पहले जो निकाल रहे हैं हम कौन से नोट के लिए? नोड 2 के लिए। नोड 2 के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सर इसको अब क्या नाम दोगे? इसको P1 भी नाम दे सकते हैं, पर मैं सीधा लिखता हूं भाई, और कौन इतना झंझट, नाम में तो हम परेशान हो गए। सीधा वैल्यू ऑफ पुट एट नोट 2 ऐसे लिख देता हूं, टेंशन खत्म। ये सबसे अच्छा तरीका। बोलो भाई क्या क्या हो सकता है? 0 इंटू 0.7 और 29.75 इंटू 0.3। 0 इंटू 0.7, 29 कितना था? 75 इंटू 0.3 और डिवाइड किससे हो जाएगा? 1.06। तो 29.75 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.06। तो बोलो कितना आ गया? सर ये आ गया, फिर से देख लूं क्या? 29.75 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.06, यस 8.42। सर इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी रुक जाओ, मैं समझाऊंगा क्या करेंगे। ठीक है जी, अब किसकी बात करेंगे सर इसके बाद? अब बात करेंगे नोट 3 के लिए। वैल्यू ऑफ पुट एट नोट 3 इज इक्वल टू 14.75 और 55.25। 14.75, 14.75 इंटू 0.7 प्लस क्या था यार? 55.25। 55.25 इंटू 0.3 और डिवाइड किससे कर देंगे हम? 1.06। तो 14.75 इंटू 0.7 एम प्लस
और 55.25 इंटू 0.3 एम प्लस MRC डिवाइडेड बाय 1.06, तो ये आ गया 25.38। ठीक है यहाँ तक 8.42। एक बार सब फिर से चेक कर लो। $25.38, 8.42 और 25.38। तो यहां का पे ऑफ, यहां वैल्यू है 8.42 और इस नोट पर वैल्यू आई 25.38। 25.38 ठीक। हाँ बोलो। ये वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। क्यों निकालना है? जैसे ही मैं अमेरिकन समझाने जाऊंगा ना बात समझ में। अभी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि जो ऑप्शन है वो यूरोपियन है। अब एक बार बताओ, यहां जो वैल्यू, यहां से जो वैल्यू आई वो आई 8.42, यहां तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। और यहां कितनी आई 25.38। 8.42 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8 और 25.38 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 और तो इसका यहां का वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे? 8.42 इंटू 0.8 और 25.38 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1.06, तो यहां की वैल्यू हो जाएगी। इट मींस सर जो काम हम एक बार में कर रहे थे वो अब हमें 2 बार में करना पड़ेगा। यस सर, हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्या? 0 इंटू 0.7 इंटू 0.8 नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है और मैं नॉलेज देना भी नहीं चाहता। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी थी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी थी, परेशान हो जाओगे ना। तो भाई धीरे धीरे करो, यहां से यहां पहुंचो, यहां से यहां पहुंचो। समस्या क्या आपको? और करना ही पड़ेगा, ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट का कोई नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो अब नोड 1 के लिए निकालते हैं। तो नोड 1 के लिए निकाल लेते हैं। कोई देख 0.8 और 0.2 है। अब किसकी बात करें? नोड 1 जो हमको चाहिए आज की वैल्यू। ये 1 साल बाद की थी, अब आज की वैल्यू नोड 1। Value put today is equal to 8.42 into 0.8 plus 25.38 into 0.2 divided by 1.06. तो सर ओहो 8.42 इंटू 0.8 m प्लस 25.38 इंटू 0.2 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 1.06। तो सर ये आ गया 11.14। हालांकि 170 माइनस 150 इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है ₹20। और कभी भी प्रीमियम या वैल्यू ऑफ ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा ही होता है, नहीं तो आर्बिट्रेज हो जाता है। सर कैसे होगा वो बताऊंगा। हालांकि यहां मुझसे बोले वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना, तो मैं बोलूंगा 20 रुपया, उससे कम तो बनता ही नहीं है। प्रीमियम का अमाउंट 20 रुपए से ज्यादा ही होगा। तो ये जो निकला है मैथमेटिकली गलत निकला है। अगर मुझसे बोलेगा कि दोनों में से कौन सा हायर है, मैं कहूंगा 20। याद रख लो, कभी भी वैल्यू, कभी भी ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा ही होगा। ठीक है, और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, मुझे टाइम दे दीजिए। अब मैं ऑप्शन को जो है वो कौन सा मान रहा हूं, अमेरिकन। सुनना ध्यान से। अब मैं वापस इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहता, वापस नहीं करना चाहता। अगर ये यूरोपियन नहीं होता, ये अमेरिकन होता, तो मैं इसको बस इसको
ग्रीन में कर देता हूँ, ग्रीन में समझ में आएगा, कुछ दिखेगा ना ग्रीन में? यस सर, दिख जाएगा ग्रीन। पता नहीं भाई, तो ग्रीन को छोड़ो, पिंक में, पिंक और रेड एक जैसा दिखता ना, ये दिक्कत। ये वाला कलर उठाता हूँ। हाँ सर ये ठीक है, इसमें दिखेगा। अब सुनना ध्यान से, सुनोगे सर, पानी पी लो पहले। अमेरिकन ऑप्शन है तो दिक्कत है भाई, यूरोपियन है तो बात बन गई, अमेरिकन है तो क्या होता? सुनोगे बच्चों ध्यान से, अमेरिकन होता तो सर, अमेरिकन होता तो क्या प्रोबेबिलिटी यही निकलती? यस सर। पे ऑफ भी यही निकलता है? यस सर। उसका ये यही आता है? यस। बस अमेरिकन में खास बात क्या सुनना, क्या अमेरिकन ऑप्शन यहां भी एक्सरसाइज किया जा सकता है? यस। और यहां इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, बस इतना बता दो। इंट्रिंसिक वैल्यू यहां, क्योंकि यहां भी तो एक्सरसाइज किया जा सकता है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू 170 माइनस 165, 170 माइनस 165 कितना रुपए है? 5 रुपए। ऑप्शन अगर यही एक्सरसाइज करना है तो 170 माइनस 165 5 रुपए है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और ऑप्शन का वैल्यू कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं होता तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि इंट्रिंसिक, एक बात कसम खा लो कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा, नहीं तो आर्बिट्रेज है। तो ये बार बार आप बोलते हो नहीं तो आर्बिट्रेज हो जाता, नहीं तो कहना क्या चाहते हो? अभी क्या कहना चाहता हूं समझाता हूं। क्या यहां भी ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है? यस। तो चलो इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन कौन सा है? अमेरिका। तो सर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आएगा? यहां जगह नहीं है सर, कहीं और लिखो, यहां लिखता इंट्रिंसिक वैल्यू 170 माइनस 135, 35 रुपए। ओहो 35 इंट्रिंसिक वैल्यू है, जबकि वैल्यू कितनी है? 25। अब यहां कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब सुना, मैं यही तो लाना चाहता था इस क्वेश्चन के थ्रू। अब सुनोगे ध्यान से, ऑप्शन का वैल्यू क्या 25.38 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 35, 35, और ऑप्शन का वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम हो ही नहीं सकता। सवाल बस इतना है, क्यों नहीं हो सकता? तो सुनोगे ध्यान, इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? इस सिचुएशन में आप ऑप्शन खरीद लो। आप यहां खड़े हो, यहां ऑप्शन की वैल्यू, यहां खड़े हो, ये इस यहां ऑप्शन की वैल्यू कितनी आपके हिसाब से? प्रीमियम का अमाउंट कितना? ऑप्शन की वैल्यू मतलब प्रीमियम का अमाउंट सर 25 रुपए 38 पैसे, ठीक है। आज की बात करो, आज मार्केट प्राइस कितना है? 135। एक्सरसाइज प्राइस कितना? 170। 170 से नीचे जाएगा तो एक्सरसाइज। तो फिर इस कंडीशन में अगर मैं यहां खड़ा होता तो मैं क्या करता? सुनना, मैं यहां खड़ा हूं, कहां? इस पॉइंट पे खड़ा हूं, और मैं सोच रहा हूं यार आज प्रीमियम, ऑप्शन का वैल्यू मतलब प्रीमियम, आज प्रीमियम का अमाउंट है 25 रुपए, 38 पैसे में इग्नोर करूं, 25 रुपए। और आज ही मैं अगर एक्सरसाइज करूं तो मुझे फायदा है 35 रुपए का। तो सर ऑप्शन खरीदो आज ही, कितने का? 25 का। और आज ही एक्सरसाइज कर दो, क्योंकि अमेरिकन है, अभी की अभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अभी की अभी एक्सरसाइज करूंगा तो 170 माइनस 135, बोलो कितने का? 170, 35 रुपए का पे ऑफ मिल जाएगा। 25 रुपए का मैं ऑप्शन खरीदता हूं, ये लो ऑप्शन खरीदा, 25 रुपया दिया, ऑप्शन आया, आज ही एक्सरसाइज किया, कितने का पे ऑफ? पुट ऑप्शन है, बोलो पुट ऑप्शन 170 से कम हो गया 135, 35 का फायदा, 35 मिल जाएगा आज ही। बोलो कितने का फायदा हो जाएगा? 10 रुपए का फायदा। क्या ये फायदा पक्का है? पक्का भाई, अभी की अभी 2 मिनट में काम हो रहा, पक्का है। क्या आर्बिट्रेज है? यस, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस कंडीशन में धीरे धीरे अगर मैं खरीदने का सोच रहा हूं तो दुनिया भर के तो लोग होंगे, हाँ, और दुनिया भर के लोग खरीदने का सोचेंगे। मैं थोड़ी इंटेलिजेंट हूं, और भी तो लोग इंटेलिजेंट है, तो वो भी खरीदेंगे, और धीरे धीरे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? धीरे धीरे वैल्यू 35 रुपए हो जाएगी, या उससे ज्यादा हो जाएगी। इसलिए
हमेशा मान के चलो कि ऑप्शन की जो वैल्यू निकाल रहे हो, अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम आ रहा है तो वो गलत है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ही उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यहां एक्सरसाइज कर सकते हो, अमेरिकन है। सर कहना क्या चाहते हो? कहना बस इतना चाहता हूं कि अगर ये अमेरिका यूरोपियन होता तो यहां एक्सरसाइज करता ही नहीं, मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता ही नहीं, ना तो मैंने निकाला। पर अमेरिकन है तो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला और मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ऑप्शन की वैल्यू कितनी। यहां देखो, यहां क्या इंट्रिंसिक वैल्यू 5, उससे ज्यादा है तो मैं यही वाली वैल्यू उठाऊंगा, ये वाली। पर यहां की बात करो, यहां कौन सा हायर है? इन दोनों में से हायर देखूंगा, हायर ये है। इन दोनों में हायर कौन सा है? ये तो मैं यहां 35 उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा मैंने बता, क्योंकि 35 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है सर, और फिर इसको मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालूंगा, बस। अमेरिकन ऑप्शन में आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, आपको हर नोट पे कंपेयर करना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू से, और जो भी हायर है उसको लेकर यहां प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अमेरिकन ऑप्शन के हिसाब से भी मैं काम कर देता हूं। वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर होता अमेरिकन ऑप्शन, तो सबसे पहले बात करते नोड 1 की। नोड वन में आपने ऑलरेडी कितना निकाला है वैल्यू? अच्छा, यही तो मिल जाएगा अपने को। ये नोड 2 की बात करते, नोड 2 आपने वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाला हुआ है, ऑलरेडी निकाला हुआ। कितना निकाला था? 8.42। और साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू एट नोड 2 कितना आ गया? ₹5। वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज हायर ऑफ अबाउट 2। अबाउट 2 का मतलब ये दोनों में से, दैट इज ₹8.42। ठीक है, ऐसी किसकी बात करेंगे हम? ऐसे ही नोट 3 की बात करेंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा, मुश्किल है ना बेटे? वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू रुपीस, कितना निकला था यहाँ? तो 25.38। और इंट्रिंसिक वैल्यू एट नोड 3 ₹35। hence value of option at node 3 is ₹35, क्योंकि हायर है। रीजन क्या है?
वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैन नॉट बी लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें क्या लेना पड़ा 35। अब बात किसकी करेंगे, अब फाइनल बात कर लेते हैं नोट 1 की। वैल्यू ऑफ पुट इज इक्वल टू 8.42 इंटू 0.8 प्लस, जो पहले हम 25.38 ले रहे थे ना, उसकी जगह आप क्या लेंगे 35 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1.06। 8.42 इंटू 0.8 m प्लस 35 इंटू 0.2 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 1.06। आंसर आ गया ₹12.96। और पहले वाले में कितना आंसर आया था सर, इसमें आया था 11.14। सोच के बताना ऑप्शन की वैल्यू किसमें ज्यादा आएगी, अमेरिकन की यूरोपियन। जनरली किसमें ज्यादा आएगी सर, अमेरिकन में, क्योंकि अमेरिकन में बीच में एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हमको देखना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, याद करो। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन में प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो सर क्या यहां हम इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करेंगे, यहां तो पक्का करेंगे। ठीक, यूरोपियन में हालांकि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो शुरू में, लेकिन अमेरिकन में तो आज खरीद के आज ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहां इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी, ₹170 माइनस 150 ₹20। तो फाइनली दैट्स इट, खत्म। ठीक है जी, हाँ बोलो। हालांकि मैं भी जानता हूं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, और 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल अगर स्पेशली अगर किसी के लिए बना है तो वो बना है अमेरिकन के लिए, अमेरिकन ऑप्शंस के लिए ही बना है। बाकी यूरोपियन में तो कुछ करना ही नहीं है, यहां तक पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो सर इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं आता साहब, नहीं आता 100% सर। और कर ले क्या, हाँ अब क्वेश्चन बना लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि अमेरिकन की यूरोपियन, तो फिर क्या हम एज्यूम करना पड़ेगा, हाँ। और क्या एज्यूम करना पड़ेगा सर, दिल कह रहा है अमेरिकन क्योंकि उसी के लिए तो 2 पीरियड। गलत बात है, हमारे एजम्पशन से काम नहीं बनता। ICAI ने क्या एज्यूम कर रखा, ICAI ने एज्यूम कर रखा है कि अगर कुछ ना लिखा है तो यूरोपियन। पूरा कॉन्सेप्ट ही बेकार हो गया, अगर मेरा पढ़ाने का पूरा उद्देश्य खत्म हो गया। दिक्कत यही है, पर क्या करें। वैसे तो अगर मेरा दिल कह रहा कि अगर कुछ ना बोले तो अमेरिकन एज्यूम करेंगे, पर मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा। कुछ ना बोला है तो यूरोपियन एज्यूम करो, बात करना। ठीक है, मतलब बीच में एक्सरसाइज कर नहीं सकते। तो क्या इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। लिख लेना कॉपी में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा, यूरोपियन ऑप्शन एज्यूम करेंगे। सर इसमें लिखवाओ ना बेटे, थ्योरी बहुत ज्यादा मत लिखो। मेरी क्लासेस है, 2 व्यूज है, अनलिमिटेड वैलिडिटी है, और क्या चाहिए आपको, 2 बार देख लेना, क्या दिक्कत है। पर लिख लो अपनी कॉपी में, खुद से तो लिख सकते हो। कुछ नहीं बोला है तो यूरोपियन, बहुत हो गया। क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो पहले क्वेश्चन कौन सा वाला बनाते हैं, पहले
पहले थोड़ा सा सिंपल वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की जगह। ठीक है सर, पढ़ो क्वेश्चन। चलो तैयार है, एक बार मैं पढ़ता हूँ सर। क्वेश्चन कहाँ का है? क्वेश्चन देखिए रहा कहाँ है, डला हुआ कहाँ है, स्टडी मटेरियल, न्यू सिलेबस और पीएम। कंसीडर 2 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, प्राइस बढ़ेगा। स्ट्राइक प्राइस है 50, मतलब 50 से ऊपर। ऑन स्टॉक द करंट प्राइस विच इज आल्सो 50। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें 50 ही स्टॉक का प्राइस है और 50 ही एक्सरसाइज प्राइस। ठीक, एज्यूम दैट देयर आर 2 टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब पहले 1 साल और फिर 1 साल बाद। इन ईच ईयर द स्टॉक प्राइस में मूव अप आर डाउन बाय इक्वल परसेंटेज ऑफ 20%। मैं आपसे यही तो बोल रहा था, पहले साल भी 20% से अप डाउन, दूसरे साल भी 20% से अप डाउन। मतलब सर प्रोबेबिलिटी एक ही बार निकालना पड़ेगा। यस, यूजिंग बायनोमियल ऑप्शन मॉडल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन। निकालेंगे प्रोबेबिलिटी में तो हम एक्सपर्ट है। ड्रॉ करना है 2 स्टेप बायनोमियल ट्री, बायनोमियल ट्री भी हम ड्रॉ कर लेंगे। देखा ना, मैंने कहा था ना पूछेगा, यहां पूछ लिया। और साथ में क्या है, पे ऑफ भी निकालना है एट ईच नोट, पे ऑफ भी निकालना है। और ऑप्शन का वैल्यू बोले ना बोले वो तो हम निकाल ही लेंगे। इसमें कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कुछ ऑप्शन का वैल्यू नहीं बोला पर निकाल लेंगे। भाई साहब कौन सा ऑप्शन है, कहीं अमेरिकन शब्द लिखा है क्या? नहीं, तो क्या एज्यूम करेंगे? यूरोपियन। तो सर यूरोपियन, इट इज एज्यूम दैट द ऑप्शन इज यूरोपियन, ऐसा लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने, अगर आप अमेरिकन ऑप्शन एज्यूम करे तो शायद लिख लेना चाहिए, पर मत लिखो, अमेरिकन बोलेगा तो करेंगे, नहीं तो यूरोपियन है ही, और उसमें लिखने की भी जरूरत नहीं। सर सबसे पहला काम क्या रहा? सबसे पहला काम रहा बायनोमियल ट्री, उसके बिना काम नहीं होगा। काम करे? यस, मेरे पास क्वेश्चन है, क्या है? तो पहला काम क्या करेंगे? बायनोमियल ट्री। आज प्राइस कितना है सर? सर आज प्राइस है 50 रुपए। कितना कितना हो सकता है? 20% अप, 50 प्लस 20%, 50 प्लस 20%, 60, 50 माइनस 20%, 40। ये कब की बात है सर? ये ईयर 1 की बात है। सर ये क्यों मिलाया है? मैंने कहा था ना ये मिल जाएगा, अभी देखो ना मैं आपको समझा। 60 प्लस 20%, 52, 60 माइनस 20%, 48, 40 प्लस 20%, 48। सर वो तो आएगा ना सर, यहाँ भी इक्वल परसेंटेज से बढ़ा, यहाँ भी इक्वल, ऐसा ही आएगा जनरली। ऐसा कभी नहीं आएगा, बाई चांस ही कभी ऐसा होगा कि यहाँ 10% से बढ़ा और अगले साल 15%, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था। ऐसा नहीं होता सर, ये ज्यादा आसान है। हाँ ना भाई, ये भी लिख ले क्या? 40 माइनस 20%, सर 32। सर नामकरण कर दे। यस, इसको बोल रहे हैं हम नोट 1, इसको बोल रहे हैं हम नोट 2, इसको बोल रहे हैं हम नोट 3। आगे वाला हम नाम लेंगे। ठीक है सर, यहां तक हो गया। दूसरा क्या? प्रोबेबिलिटी निकालने की। यस, प्रोबेबिलिटी।
और प्रोबेबिलिटी अब सब में एक ही निकलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का, P इज इक्वल टू R माइनस डी डिवाइडेड बाय U माइनस डी। R की भर जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। अच्छा मेरे पास तो क्वेश्चन है, रिस्क फ्री है 6%, इसमें भी 6% है, तो 1 साल का है तो 1.06 ले लेते सीधा। 1.06 20% से डाउन मतलब 0.8 डिवाइडेड बाय 1.20 माइनस 0.8। 1.20 माइनस 0.8 एम प्लस में डाला, 1.06 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई एमआर इक्वल टू 0.65। ये हो गया 0.65, 0.35, 0.65, 0.35, 0.65 और 0.35। तो समझ रहे हो, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना वो सबसे मुश्किल एग्जाम्पल था, ठीक है। क्वेश्चन तो बड़े आसान है। अब कौन सा ऑप्शन है भाई साहब? सर जी कॉल ऑप्शन है शायद, और एक स्ट्राइक प्राइस है 50। कॉल है तो सर इसको क्या नाम दो? CUU। सर ऐसा कोई नाम तो नहीं लिखा है इसमें, नाम नहीं लिखा ना, आप भी मत लिखो ना, आप पे ऑफ निकालो सीधा। सर इसको CUD बोल सकते हैं क्या? यस। CDU भी बोल सकते हैं, जो बोलना हो। तो इसको मैं दाम मेरा CDD। और इधर का कुछ निकालना है, पे ऑफ नहीं निकालना। पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों। चलो सीधा सीधा निकालता हूँ। 72 50 से ऊपर, तो 72 माइनस 50 तो क्या आ गया है 22। यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। वैसे पे ऑफ एट ईच नोड बोला है, नहीं निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्या इस नोट के लिए पे ऑफ मतलब क्या वैल्यू निकाल सकते हो कि सर? यस सर निकाल सकते हैं। नोड 2 के लिए, नोड 3 के लिए पहले काम करते हैं। वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ईच नोट। तो पहले किसके लिए? नोट 2। वैल्यू इज इक्वल 22 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाय 1.06। 22 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 1.06। तो सर ये 13.49 आ गया। तो साहब यहाँ आ गया, इसको बॉक्स में बना देना चाहिए, बॉक्स बना के लिखना चाहिए। ये लो, उसने बोला ना हर नोट पे बना होता है, ऐसा बॉक्स बना देते हैं ना तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है सर, यहाँ भी बॉक्स बना रहे 13.49 यहाँ का पे ऑफ, और यहाँ का दिख रहा है 0 इंटू 0.65, 0 इंटू 0.35 तो 0 ही है नोड 3 का। अब बात किसकी करना है? लास्ट नोड 1। वैल्यू इज इक्वल टू 13.49 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाय
1.06, 13.49 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 1.06, तो सर आंसर आ गया 8.272। सर यहाँ के लिए आंसर है 8.272। सर इंट्रिंसिक वैल्यू से वैसे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। अगर आप यूरोपियन मान रहे हो, अमेरिकन मानते हो तो भी 50 - 50 जीरो हो रहा है। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन। और क्या बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा भाई? देखो यार, SCA फाइनल में तो थोड़ी मुश्किलें तो आनी है, इसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है सर, जाते जाते एक क्वेश्चन और कर ले क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, अब फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हल्के में मत लीजिएगा साहब जी। क्वेश्चन नंबर 11 में खास बात यह है कि ये जो बाइनोमियल ट्री दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्वेश्चन के साथ। देखो अच्छे से कितना ईयर दे रखा। अगर यहां की बात करो तो क्या दे रखा है? 2 ईयर। फॉर ए शेयर ऑफ स्टॉक इन ABC लिमिटेड इज एज फॉलोस। आज प्राइस कितना है? 100। कितना हो सकता है? ये नोट 2 दिया 108 और यहाँ कितना है? 95। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, नहीं तो आपकी बुक में तो होगा ही। सेकेंड ईयर में क्या देखा? 116.6 पर 102.60, 90.25। ये नहीं बताया कि कितने से बढ़ा कितने से, वैसे तो हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, पर हम URD निकाल लेंगे। आगे क्या बोल रहा है? ध्यान देना भाई साहब, ध्यान देना, अमेरिकन कॉल ऑप्शन है भाई, कॉल ऑप्शन। और कौन सा? अमेरिकन। क्या अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा? यस। ऑन द स्टॉक ऑफ ABC लिमिटेड विथ स्ट्राइक प्राइस कितना दे रखा है? 98। यहां लिख लेता हूं भाई, एक्सरसाइज प्राइस है 98 और ऑप्शन है कॉल, तो 98 से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज। द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक है 100। ठीक है। रिस्क फ्री है 5% पर एनम विथ अ कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग, और उसका फैक्टर दे रखा 1.05127। एज्यूम 2 टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर ईच। ठीक है। यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल, एक तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, और क्या निकालना? एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईच नोड N1, N2, N3, राउंडेड ऑफ करना अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। और एग्जाम में आया था नवंबर 2020 में। अभी क्या चल रहा है? 22। ठीक है। तो सबसे पहले क्या अब हमें बाइनोमियल ट्री बनाने की जरूरत है? वैसे तो क्वेश्चन पेपर में दे रखा बाइनोमियल ट्री, उसी में लिख देंगे। इस पर सवाल एक है ना, क्वेश्चन पेपर तो आप घर ले जाओगे, क्वेश्चन पेपर तो घर लेकर आ जाओगे, तो सर क्या करना पड़ेगा? बनाओ बाइनोमियल ट्री, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये मतलब बाइनोमियल ट्री कैसे बनाए सर? कॉपी पेस्ट करो ना, क्वेश्चन पेपर दिख रहा है उसी से कॉपी पेस्ट करो सबके सब। ठीक है, फटाफट से करो बेटे, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कीजिए। मतलब सर यही वाला उठाकर लिखना है? हाँ ना भाई, यही वाला। सर मांगा तो नहीं, पर हमें बनाना है भाई, बनाना है, हमें पे ऑफ दिखाना पड़ेगा ना यार। ठीक है सर। हाँ जी, हो गया, टाइम नहीं है मेरे पास। बाइनोमियल ट्री बन गए सब लोगों का? जल्दी जल्दी चलो साहब। चलो मैं मान के चल रहा हूँ हो गया, और जिनका नहीं हुआ वो पॉज कीजिए वीडियो और बनाइए। ठीक है जी, पॉज करने का काउंटिंग नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, बाकी वो सॉफ्टवेयर वाले जाने। सर अब क्या करना है? पहला काम है साहब प्रोबेबिलिटी निकालना, और प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले मुझे क्या क्या चीज लगेगा पहले मैं देख लेता हूँ। एक ही, सुना ध्यान से, बना लिया है ना तो अब सुनोगे, बहुत हो गया। अब इधर ध्यान दे दो, इधर मैं देख लेता हूँ, एक ही परसेंटेज से बढ़ रहा तो एक ही बार प्रोबेबिलिटी निकलेगी।
अगर यहाँ अलग परसेंटेज से बढ़ा है और यहाँ अलग परसेंटेज से बढ़ रहा है तो भैया प्रोबेबिलिटी फिर हर नोट का निकालना पड़ेगा। और ये फिर एक बार देख लेता हूँ, 108 डिवाइडेड बाय 100 1.08 और 116.64 डिवाइडेड बाय 108 1.08% से बढ़ता है, गिरता भी 8% से होगा। तो 95 डिवाइडेड बाय 100 5% से गिर रहा है। अच्छा ये भी देख लेता हूँ, 102.60 डिवाइडेड बाय 95 8% से बढ़ रहा है। और सर 90.25 डिवाइडेड बाय 95 वो क्या रहा है, सुनो 8% से बढ़ रहा है पर गिर रहा है 5% से। तो सर प्रोबेबिलिटी बेटे यहाँ के लिए भी यू की बात करो तो 1.08 ही आएगा और डाउन की बात करो तो 0.95 ही आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सबकी एक जैसी निकलेगी, बस याद रखना बढ़ेगा 8 से गिरेगा। चलो सर काम करेगी, सबसे पहले काम क्या करे, मैं यही लिख लेता हूँ ना चीज, गिवन सबसे पहले गिवन स्टेप नंबर 1 मेरे ख्याल से बायनोमियल ट्री बन गया होगा। सर यहाँ लिखोगे तो फिर बायनोमियल ट्री बनाना है। ठीक, अब उसके बाद लिखोगे स्टेप नंबर 1 गिवन। गिवन में एक तो चाहिए हमको एस कितना रुपए 100। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, अब हमको नहीं मालूम ना, परसेंटेज नहीं दिया इस बार, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम क्या निकालेंगे यू 108 डिवाइडेड बाय 100 और हर नोट का उतना ही आ रहा है 108 डिवाइडेड बाय 100 1.08। सर एक क्वेश्चन पूछे, सर मान लो यहाँ 8% से बढ़ा, यहाँ कुछ और से होता तो फिर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता, नोड ए के लिए अलग यू निकलता, नोड 2 के लिए अलग यू निकलता, नोड 3 के लिए अलग यू निकलता, बात समझ, और डी अलग निकलता। ओके याद करो मैंने एग्जांपल में करवाया था ना, अलग अलग प्रोबेबिलिटी अलग अलग ऐसे करना पड़ता, पर ऐसा नहीं दिया है तो क्यों बेकार में हम टाइम बात। सर डी 95 डिवाइडेड बाय 100 0.95 आर का कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला दे रखा है शायद उसने, ये बोला ये यूज करना 1.05127 1.05127। ठीक है जी, हाँ बोलो। अब काम करते हैं, पॉइंट नंबर 1 में शायद पूछा भी वो चीज। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना, द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशन द प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P इज इक्वल टू, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग इसलिए मैं e पावर RT लिख सकता हूँ, P डिवाइडेड बाय U माइनस डी। R माइनस डी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 1.05127 माइनस 0.95, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय 1.08 माइनस 0.95। तो 1.08 माइनस 0.95 m प्लस 1.05127 माइनस 0.95 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू 0.779 है तो 0.779 भी लिख सकते, 0.78 कर देता हूँ। सर आप तो बोल रहे थे ना कि यहाँ 4 डिजिट है तो मैं भी 4 डिजिट में लिखूंगा, हाँ ऐसा बोल रहा था, आप 4 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। सर आप कैसे यहाँ दो, मेरे पास सजेस्टेड इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप 4 डिजिट में करो, डजंट मैटर। 4 में करोगे नहीं, 3 ही में तो आंसर आ रहा था, 3 में कर लो, 0.779 लिख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी लिखा तो इसको अपने उसमें लिख लीजिए,
यहाँ क्या है 0.78, तो 1 माइनस 0.78 0.22 0.78 0.22 0.78 और 0.22। अब पे ऑफ निकाल ले। यस, नाम लिखूं क्या सर? ये हो गया CUU कॉल ऑप्शन। सर ये CUD कर सकते हैं कि? चलो CUD कर सर, इसको ऐसे भी कर सकते, CDU भी कर सकते हैं। और ये CDD 98 से ऊपर है क्या? यस, तो 116.64 माइनस 98 तो क्या 18.64 बॉक्स में डाल, और 102.6 माइनस 98 4.6, और ये 0, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा ना। अब ये इसके लिए नोड 2 के लिए निकालेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और उसका कंपैरिजन इस बार करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से। नोट 2, वैल्यू इज इक्वल 18.64 इंटू 0.78, 18.64 इंटू 0.78 प्लस 4.6 इंटू 0.22, 4.6 इंटू 0.22 डिवाइडेड बाय 5% का दिया है 1.05127, 18.64 इंटू 78 m प्लस 4.6 इंटू 0.22 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 05127। तो सर ये आ गया ₹14.79। ठीक है, पर इसके साथ मैं और एक चीज निकालूंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा निकाल लिया करूंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू 108 और 98, तो 108 माइनस 98 तो 10 हायर ऑफ अबाउट 2, हेंस वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्यों कर रहा हूं मालूम है ये काम? क्योंकि ये अमेरिकन है। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोट 2 is ₹14.79 higher up to अबाउट 2 लिख सकते। सर इसमें तो ऐसे नहीं किया ना सजेस्टेड में, उसको छोड़ो ना भाई, उसके चक्कर में पड़ोगे ना तो खेल खत्म हो जाएगा। अब बात किसकी करते? अब बात करते नोट 3 की। वैल्यू इज इक्वल टू 4.6 इंटू 0.78, 0 इंटू 0.22
डिवाइडेड बाय 1.05127, तो 4.6 इंटू 0.78 डिवाइडेड बाय 1.05127, तो सर ये आ गया ₹3.413। ठीक है, हमने 4.1 ही लिया। ठीक है, अब और एक चीज किससे कंपैरिजन करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब प्राइस कितना हो गया 95, लैप्स हो गए, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0। Hence, value of option at note P is equal to higher up to 3.41। ठीक है सर, तो दो चीज निकल के आ गई। एक तो आगे 14.79, 14.7, और यहाँ आगे 3.41। ठीक है यहां तक। अब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, बस खत्म। ये कब किसका निकलेगा, नोट 1 का 14.79। पेज दूसरा ले लूं क्या, यस, नोट 1 के लिए। नोट 1, वैल्यू इज इक्वल टू 14.79 इंटू 0.78 प्लस 3.41 इंटू 0.22 डिवाइडेड बाय, क्या था फैक्टर, 1.05127, 1.05127, 14.79 इंटू 0.78 m प्लस 3.41 इंटू 0.22 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 1.05127, तो ये आ गया साहब 11.687, तो 69 ले रहा हूं। और चाहो तो नोड 1 पे इंट्रिंसिक वैल्यू भी चेक कर लो, क्यों, क्योंकि अमेरिकन है। 198, 2 रुपए, 2 रुपए हो रहा ना यहाँ, यस, 100 माइनस 98, ₹2। फाइनल आंसर, हेंस value of call option is ₹11.69। दिस इज 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल। तो ब्रेक ले लेते, एक क्वेश्चन बचा हुआ है 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल का, पर उसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन बोला है, तो कल ब्रेक के बाद ही होने वाला, पर लास्ट में करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक है जी।